चलो यहाँ आओ, ये जाओ। हाँ लगी तो लगी, जाओ सब कोना में एकदम। चला जाओ भैया। हाँ हाँ सारा, चलो इधर बैठो। चलिए ध्यान देंगे, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करना है, बात नहीं बालक। करा 1 मीटर त्रिज्या का एक पहिया प्रति मिनट 30 चक्कर लगाता है। प्रति मिनट 30 चक्कर लगाता है तो पहिया का कोणीय चाल बताइए। बताइए कितना होगा बालक, कितना होगा? पाई रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड। कैसे होगा बताइए, कौन बताए? बोलो। अच्छा अच्छा, अच्छा बैठ जी। और कोई बालक, और कोई बताइए। वो विद्यार्थी क्या बोला है अभी, समझ में आया है? क्या है? ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मीटर त्रिज्या का एक पहिया प्रति मिनट, तो मिनट याद रखेंगे, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में 30 चक्कर लगाता है। तो आपसे कह रहा है कि पहिए का कोणीय चाल बताइए, लेकिन यहाँ आंसर सब सेकंड में दिया हुआ है, तो याद रखेंगे इसका मतलब कि हमको भी कुछ कन्वर्ट करना होगा। तो ध्यान देंगे 15 नंबर में अगर हम बात करें तो अगर कोणीय चाल लीजिएगा तो ये होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति। तो प्रति मिनट चक्करों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं, लेकिन ये है मिनट में, हमको निकालना किसमें है? सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे 2 पाई और इंटू 30, ये 30 हो गया। ठीक है, आपको बताए थे कि प्रति सेकंड दोलनों या कंपनों की संख्या को या चक्करों की संख्या को आवृत्ति बोलेंगे, लेकिन ये 1 मिनट में है, 1 मिनट। तो हमने बोला कि तो प्रति मिनट 30 चक्कर लगा रहा है, हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो बताइए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, मिनट को सेकंड में चेंज कर लिए। यहाँ 1 मिनट था तो 1 मिनट में हम 60 से गुना कर दिए तो इस सेकंड में हो गया। और आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड ही होता है, तो कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे 30 दूना 60 हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? पाई। आपका मात्रक मालूम हो गया, इसका मात्रक लिखवाए थे, क्या था? तो रेडियन पर सेकेंड या पाई रेडियन सेकेंड इनवर्स 1। क्लियर है बालक? सेकेंड इनवर्स 1। तो याद रखेंगे ये किसमें था? प्रति मिनट में था। हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर लिए हैं? सेकेंड में चेंज कर लिए हैं। जल्दी बनाइए इसको। ऑप्शन नंबर कितना बालक? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही है ये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल्दी कीजिए इसको। और ये आवृत्ति वाला सूत्र कल भी बताया गया था आपको कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई इंटू आवृत्ति। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा इसको। हो गया सबका? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि यदि किसी निकाय पर क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो, बात नहीं बालक, बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सा राशि अचर होगा? तो याद रखिएगा, ध्यान देंगे बालक, कि बल आघूर्ण शून्य होने के लिए आपका बल भी शून्य होना चाहिए, क्योंकि बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुने लंबवत दूरी होता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा राशि अचर होगा? तो याद रखेंगे कि टोटल में कोणीय संवेग का मान क्या होता है? अचर। कारण क्या है कि बल आघूर्ण हमेशा घूर्णन गति कराता है, और घूर्णन गति करने वाले पिंड के लिए हम लोग रैखिक संवेग का मान अचर लेंगे ही नहीं, न रैखिक आवेग का मान लेंगे। ठीक है, बल का परिणामी आप जानते हैं कि परिणामी बल क्या हो जाता है? बल आघूर्ण पर शून्य हो जाता है। कारण कि बल आघूर्ण में बताए थे कि 2 बराबर बल और विपरीत प्रकृति का बल, कि अगर एक प्लस 10 न्यूटन था तो एक क्या था? माइनस 10 न्यूटन। तो दोनों जोड़िएगा तब तो 0 हो जाएगा, तब परिणामी बल भी बदल जाता है।
तो क्या नहीं बदलेगा? अचर मतलब जो नहीं बदले, तो क्या नहीं बदलेगा? कोणीय संवेग। क्लियर है बालक? तो कोणीय संवेग का मान क्या रहेगा? अचर रहेगा। कब? जब किसी निकाय पर क्रियाशील बल घूर्ण का मान क्या हो? शून्य हो। चलिए ध्यान देंगे। और आपको बताया था कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो जितना संरक्षण का सिद्धांत पढ़िएगा उसमें किसी भी प्रकार का हानि नहीं होगा। रूपांतरण होता है लेकिन हानि नहीं होता है। अचर का मतलब ये हो गया कि हमारे पास कम हो गया। जैसे आपके पास भी 100 रुपया था, मेरे पास भी 100 रुपया था, ठीक है। हमारे पास से 100 रुपया आपके पास, जैसे मेरे पास से 50 रुपया आपके पास चला गया, तो मेरे पास 50 हो गया, आपके पास 150 हो गया। लेकिन अभी भी दोनों को जोड़ने पर कुल राशि कितना है? 200। ठीक है। तो आप बोलेंगे सर आप तो लूज कर चुके हैं। तो लूज हम किए हैं लेकिन वो गया है उस विद्यार्थी के पास, तो दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो मान क्या होगा? अचर। क्लियर है बालक? तो उसी तरीके से कोई भी ऊर्जा भी अगर एक पिंड से दूसरे पिंड पे चला जाता है तो उसको हानि नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट देखते हैं वो मतलब निकाय के अनुसार देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं कि ऊर्जा कम हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है। जितना ऊर्जा पहले था उतना ही ऊर्जा बाद में है। हाँ, स्थान बदल जाता है, एक पिंड से कहां चला जाएगा? दूसरे पिंड के पास चला जाएगा। चलिए, तो 16 का ऑप्शन नंबर कौन हो गया हम लोग का? 16 का ऑप्शन नंबर बी। 17 का बताइए। कह रहा है कि कोणीय वेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा का निर्धारण किया जाता है। किससे करेंगे? तो राइट हैंड रूल से करेंगे। राइट हैंड रूल से, स्क्रू रूल बोला जाता है इसको। राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग करते हैं, या फ्लेमिंग वाम हस्त नियम से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन याद रखेंगे वाम हस्त नियम का ज्यादा प्रयोग हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट का डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं, उसका भी यूज करके हम लोग बता सकते हैं। चलिए बताइए। तो 18 नंबर में, हाँ ये बताए थे बालक, ये आपको जानकारी होना चाहिए। हम क्या लिए थे? तो आपको याद होगा, एक हमें लिए थे टायर और बोले थे कि दो तरह का बनाइए, एक रिंग बना लीजिए जिसका सारा द्रव्यमान कहाँ? परिधि पर कर दीजिए, एक डिस्क ले लीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समान द्रव्यमान एवं त्रिज्या का एक डिस्क, डिस्क किसको बोलेंगे? जिसमें बीच में द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान रहता है। एक एवं एक छल्ला, छल्ला रिंग को कहा जाता है, रिंग। तो रिंग में क्या होता है? बीच में खोखला होता है, सारा द्रव्यमान कहाँ रहता है? परिधि पर, यहाँ पर रहता है। ये दोनों बराबर है, जितना ही द्रव्यमान का है उतना ही द्रव्यमान का ही है। दोनों का त्रिज्या भी बराबर है। कह रहा है कि इसको नत तल से लुढ़काया गया, मतलब किसी इस तरीके का सतह बना दिया गया और यहां से इसको लुढ़काया गया। तो बताइए कि अगर किसी नत समतल सतह से हम इसको लुढ़काएंगे, किसको? पहले समतल सतह बना ले रहे हैं, इस तरीके का सतह नत समतल सतह। नत मतलब झुका हुआ, जो कुछ कोण से झुका हुआ रहेगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे एक बार रिंग को लुढ़काए हैं, एक बार डिस्क को। तो बताइए कौन इसमें से तेजी से भागेगा? क्या कह रहा है कि कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा? तो जिसका जड़त्व घूर्ण ज्यादा रहेगा वही आगे पहुंचेगा। तो बताइए कि रिंग में और डिस्क में किसका जड़त्व घूर्ण ज्यादा होगा? किसका होगा बालक? किसका होगा? कभी रिंग कभी डिस्क। ठीक है। देखिए इधर दोनों का देख लो, देख लो, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कोनो रिंग कोनो डिस्क, कुछ बोल दे रहा है। देखिए ये डिस्क है, देखिए ना डिस्क कुछ है था ना जी हम लोग के पास, यहाँ पर है। देखिए तो ये बीच में द्रव्यमान है ना बालक, ये चारों तरफ से रिंग में क्या होगा? सब खोखला रहेगा, केवल यहाँ पर आप देखेंगे द्रव्यमान। ठीक है। रिंग होगा आपके पास तो देखिएगा यहाँ पे द्रव्यमान रहता है, बीच में खाली रहता है। इसमें द्रव्यमान का वितरण हर जगह है, इसको हम लोग डिस्क बोलते हैं। तो हमने बोला कि मान के चलते हैं कि ये भी 5 kg का है और ये भी 5 kg का है, दोनों 5-5 kg का है। तो 5 kg का है तो एक द्रव्यमान यहाँ है, 2, 3, 4, 5। इसमें देख लीजिए 5 kg लिए हैं तो 1-1 kg का 5 पिंड ले लिए, और इसका जो दूरी है हम 2 मीटर ले लेते हैं या 2 सेंटीमीटर, जो भी लेना है। तो हमने बोला कि 2 मीटर का त्रिज्या ले लिए और इस सब का द्रव्यमान 1-1 kg का है, सारा का द्रव्यमान 1-1 kg का है। इसमें हम क्या देखे? इसमें हम यही देखे कि कोई 1 मीटर पर है, कोई 2 मीटर पर है, कोई 5 मीटर पर है, क्योंकि इसमें पूरा द्रव्यमान का वितरण रहता है। तो हमने बोला कि यहाँ पर m1 = 1 kg, फिर एक यहाँ ले लिए
तो ये दूरी हो गया आपका 1, ये दूरी कितना हो गया 2, यहाँ का द्रव्यमान कितना ले लिए, तो आप एक समान भी ले सकते हैं, असमान भी ले सकते हैं। तो हमने बोला कि ये दूरी हो गया 2 और इस पर कितना ले लिया जाए, तो इसको भी 1 kg ले लिया जाए। ठीक है, फिर और कोई ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कोई भी आप लेके बना सकते हैं। तो हमने बोला कि एक काम कीजिए ना, ज्यादा बदलिएगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे दूरी को कम कर लीजिए, जैसे क्योंकि इसमें तो यहाँ भी रहता है, तो हमने बोला कि दूरी को 1 मीटर करते हैं और इस पे भी मान लेते हैं कि 5 गो द्रव्यमान होगा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो अब बताइए इसका जड़त्वाघूर्ण निकालिएगा तो आई बराबर क्या होता है, m × r²। बताइए कि एक का द्रव्यमान कितना लिए हैं, 1 kg, इसमें 5 गो है ना बालक, तो कोई एक का निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए। तो द्रव्यमान 1 kg और दूरी 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसका जड़त्वाघूर्ण 4 kg/m² हो गया। अभी 1 गो का निकाले हैं, लेकिन इसमें तो इसे 5 गो कण है, तो 5 से गुना करा दीजिए, तो कितना आ गया 20 kg/m²। कोई दिक्कत बालक? ये किसका हम निकाले हैं जड़त्वाघूर्ण, रिंग का। ये जो आप निकाले हैं 20 kg/m², किसका निकाले हैं, रिंग का निकाले, इसको छल्ला आप बोलते हैं। ठीक है, अब डिस्क का निकाल लीजिए। तो आपने बोला सर इसमें आप क्या किए हैं, तो हम दूरी को 1 मीटर कर लिए हैं, अब बाकी द्रव्यमान को बराबर रख दिए हैं। आप द्रव्यमान को ज्यादा कम भी कर सकते हैं। तो हमने बोला कि इसमें भी तो 5 है, तो निकाल लीजिए कितना होता है m × r²। तो कितना हो गया बालक, 1 हो गया, दूरी भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना आ गया आई बराबर, ये आ गया 1 kg/m²। इसमें भी टोटल कौगो है 5 गो, अब तो 1 का निकाले हैं, 5 से गुना करा दीजिए, तो आई बराबर कितना हो गया 5 kg/m²। अब हमको बताइए कि एक का विरोध करने का क्षमता, जड़त्वाघूर्ण आपको याद होगा बताए थे कि अपनी अवस्था को बनाए रखने वाला ये गुण होता है। जिसका जड़त्वाघूर्ण कम वो विरोध कम करेगा, जिसका जड़त्वाघूर्ण ज्यादा वो ज्यादा विरोध करेगा, तुरंत पहुंच जाएगा। वो गति का विरोध अपना नहीं होने देता है, उसको चाहिए कि रोक दे, और जड़त्वाघूर्ण ज्यादा है तो रुकबे नहीं करेगा। तो अब बताइए इसका है जड़त्वाघूर्ण 20 और इसका है 5, ठीक है, इसका है 20, इसका है 5, तो गति किसका ज्यादा होगा, कौन पहले पहुंचेगा, रिंग पहले पहुंचेगा, क्योंकि उसका विरोध करने का क्षमता ज्यादा है। वो हवा को काटते हुए आगे निकल जाएगा, हवा उसको नहीं रोक पाएगा। तो याद रखेंगे जिसका जड़त्वाघूर्ण ज्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा बालक। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा, रिंग होगा। ये भी लिखवाए थे कि केंद्र से जितना अधिक दूरी पर रहिएगा आपका जड़त्वाघूर्ण ज्यादा रहेगा, केंद्र के जितना नजदीक रहिएगा जड़त्वाघूर्ण का मान कम। ये सारा बताया गया था बालक आपको। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रिंग है। इसको हम लोग मतलब छल्ला भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ा दिया जाए। पढ़िए क्या कह रहा है बालक। एक पतली छड़ का बताए थे कि बहुत सारा है, इसमें मेरे पास पीडीएफ भी है जिसमें बहुत सारा पार्टिकल का होगा। क्या करेंगे, एक पतली छड़ का जड़त्वाघूर्ण एक सिरे से होकर गुजरने वाली एवं लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः होता है। क्या क्या बोल दिए सर, तो देखिए ये छड़ हो गया, ठीक है, और इसको घुमाना है, तो देखिए इसके परितः, क्योंकि यही लंबवत होता है, ये छड़ हो गया ना, तो इसके परितः ऐसे घुमाएंगे, छड़ को ऐसे घुमाएंगे। तो आपको बताए थे हम रिंग वाला पे, किस पे बताए थे, रिंग पे बताया था ना, 3-4 केस में बताए थे। तो छड़ वाले में कह रहा है ऐसे घुमाने के लिए, तो जब ऐसे घुमाइएगा तो इस अक्ष के परितः इसका जड़त्वाघूर्ण बताइए। तो इसका जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, mL²/3। कितना होगा बालक, mL²/3। ये पूरा एक लिस्ट है, दिखाए थे आपको, एक पूरा लिस्ट है जिससे आपको याद करना होगा, निकाल भी सकते हैं, ठीक है, और आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में ही होगा, उसमें 7 को 8 को दिया हुआ था, उतना ही याद रखिएगा जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बताइए। करे एक गोलीय खोल के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, कितना होगा बताइए, क्या है, हाँ देखिए बैठ जाइए, अभी तो पढ़ाई हो रहा है, इसमें याद रखेंगे। देखिए खोखला कह दिया, तो ये बताइए कि अगर ये खोखला है तो ये क्षेत्र बनाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र, क्षेत्र ही नहीं बनाएगा। और आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि खोखले गोले के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो आपको बताया है तीव्रता क्या होता है, तो बल बटा द्रव्यमान होता है।
तो हमने बोला कि यहां से कोई आवेश को लाते हैं या यहां पर अगर किसी आवेश को रखा जाता है, बात मत करो जी, हमने बोला कि इसके अंदर कोई द्रव्यमान ही नहीं है, द्रव्यमान रहेगा तब ना गुरुत्वीय क्षेत्र बनाएगा। आप तो बोल दिए खोखला, तो खोखला का मतलब m का वैल्यू क्या हो गया, 0, इसमें कुछ है ये नहीं है, तो जब नहीं रहेगा तो कोई बल लगाएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता में क्या होता है, बल बटा द्रव्यमान होता है, तो याद रखेंगे कोई बले नहीं लगाएगा तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, बल ही कोई नहीं लगाएगा। कारण क्या है कि आप बोल दिए खोखला है, तो खोखला मतलब द्रव्यमान ही नहीं है, तो जब द्रव्यमान नहीं रहेगा तो बल नहीं लगेगा, क्योंकि क्षेत्र तो बना नहीं है, तो जब बल नहीं लगेगा तो तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखेंगे E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। बताया था ना गुरुत्वीय तीव्रता, संडे वाले क्लास में हुआ था, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल संपर्क बल, संपर्क मतलब संपर्क में आने पे ही काम करता है। दूसरा कह रहा है कि असंपर्क बल, विद्युत चुंबकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। तो याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तो नहीं है, कारण कि वो आवेश के बीच लगता है, नाभिकीय भी नहीं है, वो भी आवेश के लिए लगता है और नाभिक के अंदर लगता है। तो आपने बोला कि इसी दोनों में से कोई होगा, तो ये बताइए पृथ्वी आपको पकड़ने के लिए आ रही है, नहीं, वो टच होता है बॉडी, नहीं। आप बोलेंगे सर कलम छोड़िएगा तो नीचे गिरेगा, तो कहां पृथ्वी के साथ संपर्क है, लेकिन फिर भी तो खींच रहा है। तो याद रखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इसमें संपर्क का कोई जरूरत नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है बालक। तो याद रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल में भौतिक संपर्क का कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ ए कॉन्टेक्ट, इसमें किसी भी संपर्क की जरूरत नहीं है। चलिए बालक, ई बताए थे, याद है, प्रैक्टिस भी कराए थे। क्या करेंगे, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, और याद रखिएगा ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है, एनडीए में हम ये क्वेश्चन देखे थे, आपको बताए थे कि आपको प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, ये ऑलरेडी आया हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, करे यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगनी कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, बताइए। तो याद रखेंगे बल और दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ध्यान देंगे, एक सूत्र है F बराबर कितना होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस सब को छोड़ दीजिए, आप संबंध देख लीजिए कि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो याद रखेंगे अगर दूरी को 2 गुना बढ़ा दीजिएगा तो बल जो है इसका r स्क्वायर गुना घट जाता है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए। दुगना था कि आधा था जी, दुगना था, देख ले रहे हैं। कह रहा है कि हाँ दूरी को दुगना कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम। तो 4 गुना कम होना मतलब चौथाई होना, 4 गुना कम होना मतलब चौथाई होना। या तो 1/4 करके निकाल सकते हैं या डायरेक्ट इसी में आप निकालिए। तो याद रखेंगे 4 गुना कम होना क्या कहलाएगा, चौथाई होना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बालक, या तो लिखा रहेगा 4 गुना कम, नहीं तो लिखा रहेगा कि 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 किसको बोलते हैं, 1/4। चलिए तो कितना हो गया इसमें, 22 का हो गया बी नंबर। चलिए नेक्स्ट बताओ जी बालक, 23 नंबर क्या कह रहा है बालक, कह रहा है कि 10 मीटर की दूरी पर स्थित दो वस्तुओं की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा -6 जूल है। यदि उनके बीच की दूरी 5 मीटर कर दी जाए तो नई गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बताइए। तो अभी देखिए आप पढ़े नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है U बराबर -G m1 m2 अपॉन r। अब फॉर्मूला याद रहेगा तभी बना पाएंगे। नोट लिखिए तो इसको बनवा दे रहे हैं, नोट लिख लीजिए क्योंकि आगे पढ़ाना है ना, क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं, इसके बाद हम टॉपिक में आएंगे। नोट में लिख लीजिए बोला जाए, लिखेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, नोट में लिखेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी के द्रव्यमान के परिमाण एवं दूरी की प्रकृति पर निर्भर करता है।
और डैश दे दीजिए। अभी कितना होगा बालक, तो देख लीजिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, तो ये होगा -G(m1m2)/r, ये होता है बालक। इसको आप U से भी लिखते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, U से भी लिखेंगे। तो इस सूत्र लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। सूत्र लिख लीजिए इसको। हो गया बालक, सॉल्व किया जाए। चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर की दूरी ध्यान दीजिएगा, 10 मीटर की दूरी पर स्थित दो वस्तुओं की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा -6 जूल है। द्रव्यमान नहीं दिया है। कह रहा है कि यदि उनके बीच की दूरी 5 मीटर कर दिया जाए, 10 था अब 5 कर दिया जाए, तो नई गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो फॉर्मूला तो आप देख लिए। ये बताइए कि पहले क्या था, तो -6 इक्वल टू -6 था, कितना था उधर, -6 था ना। ये कितना हो गया, -G(m1m2) कितना है बालक, r। तो r का वैल्यू दिया है 10 मीटर, ये r हटा के लिख लीजिए, 10 मीटर दूरी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ कैंसिल करा देते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो G(m1m2) निकालिएगा तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ले कि सर दूरी आप बोले हैं चेंज करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा बालक, U इक्वल टू -G(m1m2) कितना है बालक, दूरी कितना करने के लिए बोला है, 5, ठीक है। दूरी को आधा कर देना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके जगह पे 60 रख के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, तो कितना होगा, G(m1m2) इक्वल टू कितना हो गया, 60, दिख रहा है बालक। कितना दिया हुआ था, U का वैल्यू -6 दे दिया था, और दूरी कितना दिया था, 10। G(m1m2) नहीं दिया हुआ था, माइनस से माइनस कट गया, तो G(m1m2) कितना हो गया, 60। अब कह रहा है कि आप दूरी को 10 से कितना कर लीजिए, 5, और तब ऊर्जा बताइए। वहां ऊर्जा दिया था, इसमें ऊर्जा आपसे पूछ रहा है, तो ऊर्जा लिख लिए, क्योंकि नहीं निकालना यही है। -G(m1m2) कितना, दूरी 5 आप कर लिए हैं, तो U बराबर माइनस, टोटल का वैल्यू कितना है, 60, ऊपर 60 कर लिए, नीचे कितना -12 जूल। देखिए तो नहीं है, कितना है बालक, बी नंबर, -12 जूल। जल्दी से इसको बना लीजिए। तो फॉर्मूला तो लिख ही लिए हैं, कितना होगा, यही आपको बताना है अभी, ठीक है। U बराबर -G(m1m2)/r। आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, स्थैतिक ऊर्जा होता है। हो गया बालक। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर, ये तो पढ़ाई अभी पलायन वेग नहीं ना हुआ है बालक, इसके वेलोसिटी नहीं बताए हैं ना, अभी तो बहुत आगे है। अभी तो बात नहीं, चलिए हटा दे इसको। 24 नंबर, ध्यान देंगे बालक। अब देखिए पलायन वेग आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको बता दे कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये पलायन वेग क्या है, तो अगर किसी पिंड को किसी वेग से फेंका जाए और वो वापस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं आए, मतलब पृथ्वी पर लौट के नहीं आना चाहिए। अगर इस पेन को हम फेंक दें और फेंक दिए तो लौट ही के नहीं आया, ठीक है, चला गया अंतरिक्ष में, तो कितना वेग से फेंके होंगे। तो याद रखेंगे वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी पिंड को फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, उसी न्यूनतम वेग को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। और ये कम से कम होता है, पृथ्वी के लिए होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इस कलम को अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंकेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वापस नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आगे अभी पढ़ना है, हम लोग पढ़े नहीं है। कह रहा है किसी ग्रह की
सतह का पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कह रहा है कि यदि ग्रह की त्रिज्या दुगना कर दिया जाए, तो बताइए कि ग्रह का त्रिज्या दुगना कर दीजिएगा तो पलायन वेग तो बढ़ जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि उसको ज्यादा घूमना पड़ेगा। तो बताइए 11 से पृथ्वी का होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये होता है। तो हमने बोला कि 11 तो है पहले से, लेकिन आप बोले हैं कि त्रिज्या दुगना कर दीजिए, तो त्रिज्या दुगना करने के बाद पिंड तो बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हमने बोला कि पृथ्वी इतना है तो इसका पलायन वेग 11.2 है, और आप त्रिज्या बोले हैं डबल करने के लिए, लीजिए ये बड़ा हो गया, तो इसको घूमने के लिए तो ज्यादा वेग करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा वेग रहेगा तब ना कम समय में घूमिएगा। तो याद रखेंगे इसके लिए पलायन वेग उससे ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब रिजल्ट में आपको ज्यादा ही खोजना है 11 से। अब देखिए इसमें बनाने वाला काम ही नहीं है, ठीक है, बना भी सकते हैं, v बराबर √2gr से बना सकते हैं, और नहीं तो देखिए ना ये 11 है तो होगा नहीं, क्योंकि 11 तो पहले वाले पर है, ई कम है, ई भी कम है, तो कौन होगा? 15.6। निकाल भी सकते हैं, इसका पलायन वेग जब पढ़ाएंगे तो निकालेंगे, √2gr से आप निकाल सकते हैं बालक, ठीक है। लेकिन यहाँ विकल्प है तो विकल्प से चलिए कि सर जब पिंड के लिए पहले से 11 है और आप बोले हैं त्रिज्या को दुगना करने के लिए, तो त्रिज्या दुगना करने का मतलब पिंड बड़ा हो जाएगा। तो जब बड़ा हो जाएगा तो दो कंडीशन, या तो टाइम ज्यादा लगेगा, और नहीं तो आपको वेग क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखेंगे पलायन वेग उससे क्या होगा? ज्यादा होगा, और ज्यादा वैल्यू केवल एक ही है। एग्जाम में याद रखिएगा, बहुत आदमी लगेंगे इसको बनाने, तो एग्जाम में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। हाँ, अगर ये विकल्प 2-4 दे देता इससे ज्यादा, जैसे यहाँ पे दे देता 14, 13, तब तो बना के निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ 11 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, तो यही मेरा आंसर होगा वाला। चलिए कितना? 25 नंबर। क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 1 h ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रत्यास्थता गुणांक e है तब पहली उछाल के पश्चात ऊंचाई होगी। बताइए पहली उछाल के बाद ऊंचाई, समझिएगा। हम गेंद को गिरा दिए तो टकरा के उछला ना, तो कितना उछला बताइए? कब? जब प्रत्यास्थता गुणांक ई हो। तो इसका एक फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, इसका एक ट्रिक होता है, कितना उछाल करेगा, तो ये होता है h डैश बराबर e के पावर 2n इंटू h, ये है, ये सूत्र है। अब आप क्वेश्चन में पढ़िए कितना बार उछला है? एक बार। तो यहां लिख देंगे कि h1 बराबर e के पावर 2 इंटू 1, जितना बार उछलेगा वही n है, ठीक है, इंटू h, तो कितना हो गया? e के पावर 2h। एक बार उछाल का है, क्वेश्चन में एक ही बार उछाला है ना, पहली उछाल। तो देखिए h1 बराबर e² है, हम कह देंगे 2 बार उछला है, तो याद रखिएगा 2 बार, तो h2 बराबर e के पावर 2, और कितना बार उछला? 2 बार इंटू h, तो कितना होगा? e के पावर 4h। बात समझ में आ रहा है? जितना बार उछालिएगा आप n का वैल्यू खाली चेंज कर दीजिए। तो एक बार ही क्वेश्चन में पूछा था तो 1 रख दिए, तो रिजल्ट कितना आ गया? h1 बराबर e² इंटू h। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देख लीजिए, याद रहेगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा। अब बनाइएगा तो हो जाएगा लंबा, और मेथड है लेकिन उससे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए सरल आवर्त गति में त्वरण तथा विस्थापन में कालांतर कितना होता है? ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कालांतर पथांतर तो पढ़वे नहीं किए, ये तो आगे हम लोग को पढ़ना है। किस में? जब आपको SHM पढ़ाया जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको साउंड वेव आप कह सकते हैं, उस समय आपको पढ़ना है बालक, ठीक है। अभी आपको नहीं पढ़ना है, तो अभी हम डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहे हैं, बाद में जब मिलेगा तब देखेंगे। सरल आवर्त गति में त्वरण और विस्थापन के बीच जो कालांतर होगा वो होगा कितना? पाई। कितना होगा बालक? पाई। पाई को कितना डिग्री बोलेंगे? 180 डिग्री। चलिए इसके बाद है कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है। अभी भी आप नहीं पढ़े हैं लोलक क्या है, दोलक क्या है। एक क्वेश्चन दोलक लोलक वाला आया था, ठीक है, तो याद रखेंगे इसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है बालक, एक बार जाने में एक बार आने में, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। अब ये भी आपसे नहीं बनेगा शायद, कह रहा है यदि सरल आवर्त गति में एक कण का आयाम 10 सेंटीमीटर है तथा आवर्तकाल 2 सेकेंड है तो उसका समीकरण बताइए। तो इसका समीकरण होता है y बराबर a sin ओमेगा t, यही समीकरण होता है। सरल आवर्त के गति के लिए समीकरण होता है y बराबर a sin ओमेगा t, जिसमें a आयाम है, a कोणीय वेग है, इस समय है,
तो बनाइए इसमें समीकरण बनाइए। तो y बराबर a कितना है जी 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दिए। अच्छा सेंटीमीटर को आप मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, इसको मीटर में भी चेंज कर लेंगे। देखिए बालक इसके बाद कितना है साइन, ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा निकाल लीजिए, ओमेगा नहीं दिया है, ओमेगा कितना होता है तो 2 पाई अपॉन टी होता है, और बगल में एगो टी है तो टी से टी तो कट गया बालक। बात मत करो जी, बहुत बात करता है, हम बना रहे हैं उधर बतिया रहा है, बतिया के तो डायरेक्ट एबीसीडी मार देंगे, मिजाज स्थिर हो जाएगा। हम बना रहे हैं उधर बात कर रहा है, 2 ही क्वेश्चन बचा है ना जी। चलिए 28 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, 28 नंबर में दे दिया कि आयाम जो है 10 सेंटीमीटर है, और क्या दिया हुआ है बालक, आवर्तकाल 2 सेकंड है। आवर्तकाल किसको बोलते हैं, टाइम को बोलते हैं। तो कह रहा है कि हमको समीकरण बना के बताइए। तो समीकरण बनाने का सूत्र देख लीजिए, y बराबर होता है a साइन ओमेगा टी, यही सूत्र है बालक। इसी सूत्र पे हम लोग समीकरण बनाते हैं। अब यहाँ पर मात्रक चेंज चेक कीजिएगा, तो ये किसमें दिया है सेंटीमीटर में, ध्यान देंगे सेंटीमीटर में, तो आप मीटर सेंटीमीटर किसी भी बना सकते हैं, लेकिन देखना ही पड़ेगा कि समय किस में लिया है, तो समय ले लिया है सेकंड में, तो इस सेंटीमीटर को किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। अच्छा नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि मात्रक सब में टाइम का तो सेकंड होता है, हमको ऑप्शन से चलना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो हम देखिए 2 बनाएंगे, एक मीटर में भी बनाएंगे, एक सेंटीमीटर में भी बनाएंगे। तो ओमेगा का फॉर्मूला बताइए कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है बालक, कितना होगा 2 पाई अपॉन टी होगा। ये बताइए कि 2 पाई हो गया, समय कितना दिया है 2 सेकेंड, तो कट गया तो केवल पाई बचेगा। समझ में आ रहा है बालक। अब हम 2 समीकरण बनाएंगे क्योंकि आपका मीटर वाला भी दिख रहा है, सेंटीमीटर वाला भी दिख रहा है। तो हम सेंटीमीटर में लेंगे तो इसको चेंज नहीं करेंगे, मीटर में लेंगे तो बताइए 10 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, 0.1 मीटर। ये सब क्लियर है ना, मीटर सेंटीमीटर 100 से भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे समीकरण बना ले रहे हैं बालक, 2 समीकरण बनाएंगे। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी, इधर बना ले, y बराबर a साइन ओमेगा टी। चलिए y बराबर इस सेंटीमीटर में लेंगे तो 10 साइन ओमेगा का वैल्यू कितना आया था जी, अभी निकाले हैं पीछे, और टाइम कितना सेकेंड, तो y बराबर मिल गया 10 साइन 2 पाई। बात मत करो बुआ, इसमें आइए y बराबर, इसको मीटर वाले में लीजिए, मीटर वाले में, तो मीटर वाले में 0.1 साइन ओमेगा का वैल्यू पाई, और ये कितना 2, तो y बराबर 0.1 इंटू साइन 2 पाई। अब खोजिए कौन दिया हुआ है, अभी दोनों में से कोई एक आंसर में आपको दिख जाएगा। देखिए कौन है, हो तो नहीं होगा, काहे नहीं होगा, देखिए 2 पाई टी दिया है तो ये नहीं होगा, ये खत्म। तो खत्म मतलब सब सेंटीमीटर में लिया है, खत्म होने का मतलब क्या है, सारा सेंटीमीटर में, ठीक है। ये है वाला नहीं, ये भी नहीं है, ये होगा पाई टी था, हाँ यही है वाला। देखिए टी का वैल्यू नहीं रखा है, टी दिख रहा है, तो y बराबर 10 हो गया, साइन हो गया और पाई हो गया। टी का वैल्यू कितना सेकेंड, 2 सेकेंड, तो y बराबर कितना 10 साइन 2 पाई, यही है बालक, यही। अब आप खोजते रह जाइएगा, 2 पाई मिलवे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि टी का वैल्यू 2 रखवे नहीं किया है। तो याद रखेंगे कितना होगा, y बराबर 10 साइन पाई टी, क्योंकि टाइम का देख लीजिए वैल्यू कितना दिया है 2 सेकेंड, रख के देख लीजिए आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन मारे हैं जी, टिक तो लगाए होंगे एग्जाम में, नहीं मारे हैं, चलिए तब तो ईमानदारी से अपना काम किए हैं। तो ध्यान देंगे यही होगा बालक, कोई दिक्कत, कैसे होगा दिखा दिए ना अभी आपको, तरीका देख लीजिए। हम एक बार सेंटीमीटर में भी निकाले हैं और मीटर में भी, फॉर्मूला यही रहेगा। पहले आप ओमेगा निकाल लीजिएगा, ओमेगा निकाल के रख दीजिएगा समीकरण में, और याद रखेंगे ये कब के लिए है, तो इस सेंटीमीटर के लिए है, ये कब के लिए है, जब मीटर में हम चेंज किए हैं तब के लिए। तो ये होगा हमारा, और कितना है बालक, 2 ही है। चलिए तो ये सब पढ़ाई तो हुआ नहीं है, डायरेक्ट बताना पड़ेगा। याद रखिएगा आर त्रिज्या वाले एक साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब, एक्सेस प्रेशर 40/R होता है। कहिएगा ये क्या है सर, देखें साबुन का बुलबुला फूला हुआ रहता है तो उसके अंदर दाब ज्यादा होने के कारण वो फूला हुआ रहता है। कैसे बैलून में हवा भरते हैं तो फूल जाता है,
तो उसी तरीके से साबुन का जो बुलबुला है उसके अंदर वायुमंडलीय दाब से ज्यादा दाब रहता है, तो दाब कितना होगा 40/R होगा। इसके बाद कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब बताइए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या, तो याद रखिएगा विषुवत रेखा पर कम होता है और पोल पर ज्यादा होता है। अगर हम बात करें, ये तो अभी पढ़ाई चल ही रहा है बालक, कि अगर ये पृथ्वी है बालक तो याद रखिएगा इसको पोल बोलते हैं, जो दिख रहा है इसको नॉर्थ पोल बोला जाता है, इसको साउथ पोल। तो ग्रेविटी का वैल्यू इस सब पे बहुत ज्यादा रहेगा, ग्रेविटी का वैल्यू इस सब पे ज्यादा रहता है, इस पर कम रहता है लाइन पर। इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो जैसे जैसे आइएगा धीरे धीरे घटेगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है, फिर बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर ऐसे घटता है, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। और यहाँ पर ग्रेविटी कितना होता है, 0 होता है। तब पोल पर ज्यादा होगा। खोजिए इसमें कहाँ है। पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो याद रखेंगे ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, पोल पर इसका वैल्यू क्या होगा, सबसे अधिक। अच्छा, कह रहा है विषुवत रेखा पर सबसे कम, तो याद रखेंगे विषुवत रेखा पर कम होता है, लेकिन सबसे कम केंद्र पर होता है 0। केंद्र पर क्या होगा, 0। तो हम लोग इसको लेंगे, ऑप्शन नंबर डी को लेंगे। ये ध्रुव पर सबसे क्या होगा, अधिक होगा। कोई दिक्कत बालक? तो इतना ऑब्जेक्टिव था जो कि हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर लिए। बंद कर दीजिए बालक।